हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आंसर राइटिंग सेशन में। आज हमारा जो है ये लास्ट क्लास होगा आंसर राइटिंग सेशन का। इसमें एक जो है टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। चूँकि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपके हिस्ट्री मेंस में आता है क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें आपको फॉर्मेटिंग करना चाहिए। और लगभग हमने तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर अब जो है आंसर राइटिंग कर लिया है, तो आपको कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो आइए इस लास्ट क्लास में दो तीन क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकी क्रांति के ऊपर जो है बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो एक जो मेन क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, पहले उसे देखते हैं। अमेरिकी क्रांति के कारण व परिणामों का विश्लेषण करें। इसमें आपको मेनली दो पॉइंट पे फोकस करना है। एक तो आपको कारण बताना है, दूसरा आपको बताना है इसका क्या परिणाम हुआ। आपको एक बात पता होना चाहिए, अमेरिका में जो ब्रिटेन का शासन था वो मेनली 13 उपनिवेश के ऊपर था। 13 उपनिवेश, यानी आप कह सकते हैं 13 अमेरिकी राज्य था जिसके ऊपर ब्रिटेन का कब्जा हुआ था। और ये आपको पता होना चाहिए, ये जो 13 उपनिवेश बसाए गए थे वो एक तरह से ब्रिटेन के द्वारा ही, यानी होता ये था कि ब्रिटेन के जो बदमाश टाइप के लोग होते थे उनको जो है सजा काटने के लिए अमेरिका भेज दिया जाता था। तो इस वजह से आप देखोगे कि अमेरिका में यहाँ आने के बाद वो कमोबेश जो है वहाँ की तरह ही व्यवहार करते थे, ब्रिटेन की तरह। और दूसरी बात आप देखोगे कि इनके द्वारा जो है उसी प्रकार की मनोवृत्ति अपनाई जाती थी जिस प्रकार से वो ब्रिटेन में अपनाते थे। यानी इनको पता था कि इनका अधिकार क्या है और इनका कर्तव्य क्या है, और लोकतंत्र के बारे में भी इनको जानकारी थी। हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको वो बाद में पता चलेगा जब इसकी क्रांति हुई है तो किस प्रकार से यहाँ के लोगों ने जो है इस प्रकार की भूमिका निभाई है। तो अब जैसे ब्रिटेन के जो लोग थे बदमाश टाइप में, वो यहाँ पे बसाए गए थे। ये हमने आपको जानकारी के लिए बताया। अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या थे। तो कारण में हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लेंगे कारण में राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण पहले मैं स्ट्रक्चर ही बना देता हूं आपको, फिर देखेंगे आर्थिक कारण, तीसरा हम लोग देखेंगे सप्तवर्षीय युद्ध, चौथा देखेंगे हम लोग तात्कालिक कारण, और इसी में एक देख लेंगे वैचारिक कारण। तो हम जो है इतना अलग अलग डायमेंशन लेंगे ताकि हमारा आंसर जो है थोड़ा अच्छा दिखे। तो राजनीतिक कारण में अगर सबसे मुख्य रूप से बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा अमेरिका वासी पर कर का आरोपण, और जो अमेरिकन लोग थे इनका कहना था जब तक मेरा प्रतिनिधित्व नहीं तब तक जो है हम कर क्यों दें। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी इनका कहना था जब तक विधायिका में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हम क्यों कर दें। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये लोग जो है पहले से अपने अधिकार के बारे में जानते थे, तो इस वजह से इन्होंने अपना जो है मुद्दा उठाया। तो ये मेन रूप से आप कह सकते हो ये एक राजनीतिक कारण था। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा जुड़ जाता है स्वशासन की मांग। इनका कहना था कि जो है हमें अपने ऊपर जो है शासन करने के लिए हमारा अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कोई ब्रिटिश जो है हमारे ऊपर क्यों मतलब राज करेगा। इसका कारण है कि अमेरिका के लोग थोड़ा डेवलप हो गए थे, यहाँ जो है तीव्र गति से औद्योगिकरण हो रहा था, तो इन्होंने अपने अधिकारों की मांग सुनिश्चित करना आरंभ कर दिया था। तो ये आप बताओगे राजनीतिक कारण में। अब थोड़ा देख लेते हैं आर्थिक कारण क्या था। तो अमेरिकी क्रांति के आर्थिक कारण में आपको याद होना चाहिए कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने यहाँ पर एक नियम लागू कर रखा था कि आप जो व्यापार करोगे, व्यापार और जो बंदरगाह का उपयोग करोगे व्यापार करने के लिए,
वो होगा ब्रिटिश। यानी आप अपना जो है बंदरगाह ना तो निर्मित कर सकते हैं और ना ही जो है आप जो है अपने तरीके से व्यापार कर सकते हैं, जिस वजह से आप देखोगे अमेरिका वासी को अधिक जो है टैक्स देना पड़ता था। और चूंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ये लोग डेवलप कर चुके थे, इनका व्यापार हो, उद्योग हो, तो ये चाहते थे कि वहाँ पे एक कम्पिटिटिव व्यापार हो ताकि इन्हें अधिक से अधिक मुनाफा हो। लेकिन ब्रिटिश इसके लिए तैयार नहीं थे और अंग्रेजों के द्वारा इसके प्रति स्वरूप एक से एक कर लगाए जा रहे थे, जैसे कि हो गया स्टाम्प शुल्क। उसी प्रकार आप देखो टी पे शुल्क लगाया गया था, मतलब चाय के व्यापार पर। एक और भी था हैट कर, मतलब टोपी पहनने पर कर लगाया जाता था। तो ये सब जो है इनके द्वारा थोपा जा रहा था और जो ब्रिटिश जो थोप रहे थे ये सब, तो मतलब अमेरिका वासी इस सब का विरोध कर रहे थे। तो ये एक मुख्य रूप से इसके आर्थिक कारण के रूप में उभर कर आए। सप्तवर्षीय युद्ध जो है इसके लिए कैसे जिम्मेवार था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था ये 1756 से लेकर 63 तक, और ये चल कहाँ रहा था? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटेन ने जो है अपने मतलब कर के बोझ को अमेरिका के ऊपर डाल दिया। मतलब इस युद्ध में जो खर्च हो रहे थे इसे उन्होंने अमेरिका के ऊपर डाल दिया। इसका कारण था अमेरिका जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो यहाँ के जो बिजनेसमैन थे और आम लोग जो थे वो इसका विरोध करने लगे, जो कि जो है आप कह सकते हो अमेरिकी क्रांति का एक मुख्य रूप से कारण बना। और इसमें आप ये भी बता सकते हो कि फ्रांस जो है इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका का हेल्प भी कर रहा था। तो ये आपका हो गया सप्तवर्षीय युद्ध कैसे अमेरिकी क्रांति का एक जो है कारण बनकर उभरता है। लास्ट में 2 पॉइंट बच रहा है, एक तात्कालिक कारण और एक वैचारिक कारण। तो वैचारिक कारण में हम लोग देखते हैं कि इस समय अमेरिका में कुछ इंटेलेक्चुअल हुए जिन्होंने कुछ जो है ऐसे सिद्धांत गढ़े जो कि अमेरिका वासियों को बहुत ही ज़्यादा हिट किया। एक जैसा नाम आता है जॉन लॉक का। जॉन लॉक, इनका ये कहना था कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी का अधिकार नहीं, बल्कि ये अधिकार मानव को प्रकृति ने प्रदान किया है। और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अमेरिका चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था और इनको जो है ना तो अपने जीवन पे मतलब अधिकार एक तरह से था, ना तो उतनी आज़ादी थी, ना ही इनके अपने संपत्ति के ऊपर जो है पूरा अधिकार था। तो ये बात भी इनके मन में क्लिक किया और आप देख सकते हो कि एक जो है महत्वपूर्ण कारण के रूप में उभरा। तो ये आप पॉइंट यहाँ पे बता सकते हो। लास्ट में जो एक है पॉइंट आपका तात्कालिक कारण, वो है तात्कालिक कारण 1775 ईस्वी में अमेरिका में एक घटना होती है, वो है बोस्टन टी पार्टी। ये हुआ कुछ यूं कि अमेरिका के बंदरगाह बोस्टन जो है वहाँ पर ब्रिटिश जहाज चाय लेकर आए थे जो यहाँ से उतार रहे थे। लेकिन अमेरिका के कुछ जो है राष्ट्रवादियों ने इन चाय की पेटियों को समुद्र में डुबा दिया और यहीं से आप देखोगे तो एक तरह से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई आरंभ हो जाती है। और इनके जो नेता थे उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। ये नाम आपको याद रखना चाहिए क्योंकि बाद में ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो इतना अगर आप कारण में बता सको तो बहुत ही अच्छा है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो है परिणाम इसका क्या निकला। तो परिणाम भी इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि आखिर अमेरिकी जो क्रांति हुई है 1776 ईस्वी में,
तो उसका आखिर परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम की बात करें तो सबसे बड़ा तो परिणाम निकल के ये आता है कि 1776 में हालांकि ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं, लेकिन अंतिम रूप से 1783 में पेरिस की संधि के तहत ब्रिटेन ने इस बात को एक्सेप्ट किया था, हाँ जो है अमेरिका एक स्वतंत्र देश है। तो सबसे जो मुख्य रूप से हम देखते हैं स्वतंत्र देश के रूप में अमेरिका बना, ये आप पहला पॉइंट में बता सकते हो। दूसरा जो परिणाम जो दिखता है वो आपको दिखेगा संविधान का निर्माण। अमेरिका प्रथम ऐसा देश है जिससे लिखित संविधान बनाने का जो है ओहदा प्राप्त है। उसी तरह से आप देखोगे तो अमेरिका प्रथम ऐसा देश बना जो कह सकते हो लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य बना। गणतंत्र का मतलब ये होता है जहां पर राष्ट्र जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव जब जो है वहां के प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं गणतंत्र। ठीक, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे पहले दुनिया के बहुत सारे देश में, क्या मतलब 99% देश में जो है वहाँ के राजा ही वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष होते थे। लेकिन पहली बार अमेरिका में जो है इस प्रकार की प्रणाली को त्यागते हुए लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते थे वहाँ के द्वारा शासन चलाया जाता था। तो ये आप कह सकते हो दुनिया में यूनिक था और पहली बार था। तीसरी बात अगर बात करें परिणाम में तो आप कह सकते हो सामंतवाद का अंत। मतलब ये पहले होता था जिसके पास ताकत है वो अपना सेना रख सकते थे, वो उतने बड़े क्षेत्र पे जो है कब्जा कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो जिनके पास आप कह सकते हो कौशल है, योग्यता है, उसी के आधार पर जो है वो उच्च पद पे जा सकते थे। तो ये पॉइंट आप इसमें बता सकते हो। अगले पॉइंट के रूप में हम ये बता सकते हैं कि इसका प्रभाव आप देखोगे तो उपनिवेश पर भी पड़ा, उपनिवेश पर भी प्रभाव पड़ा। जो भी उपनिवेश थे ब्रिटेन के, वहां पे उन्होंने कुछ हद तक बात कर रहे हैं स्वतंत्रता और अधिकार देना आरंभ किया। आपको याद होना चाहिए कि भारत भी उस समय ब्रिटेन का गुलाम था और इसी के फलस्वरूप आपको याद होगा 1773 का एक्ट, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, 1784 का एक्ट और 1793 का एक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं उपनिवेश के ऊपर जो है अपना जो है कुछ न कुछ जो है स्वतंत्रता देने की बात इसमें कही जाती थी, जो कि पहले आप देखोगे तो बहुत जो है थोड़ा यहाँ पर कसमकस की स्थिति होती थी। तो अगर आप इन सभी बातों को यहाँ पे रखते हैं तो आपका ये आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो है औद्योगिकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है और इसका जो है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, औद्योगिकरण का उपनिवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। दो बात यहाँ पे समझना है, एक तो औद्योगिकरण क्या होता है, दूसरा उपनिवेश क्या होता है। शॉर्ट में इसे समझते हैं। औद्योगिकरण का मतलब ये होता है जब आप मशीन की सहायता से अपना उत्पादन को बढ़ाते हैं तो वो औद्योगिकरण कहलाता है। और दूसरी बात उपनिवेश क्या, तो आप अगर किसी कमजोर देश के ऊपर अपनी जो है नीति को थोपते हैं, यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था को अपने पक्ष में करने का काम करते हैं, तो वो जो है आपका उपनिवेश कहलाता है। एक बात और भी आती है, एक साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार उसको कहते हैं जब आप वहाँ पे मतलब जहाँ पे जो आपने उपनिवेश स्थापित किया है उसके राजनीतिक अथॉरिटी के ऊपर कंट्रोल करते हैं, तो वो आपका साम्राज्य विस्तार कहलाता है। तो अब देखते हैं कि आखिर इसमें औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले देखते हैं इसका राजनीतिक प्रभाव।
राजनीतिक प्रभाव। तो राजनीतिक प्रभाव में ये है कि जो उपनिवेश स्थापित किए गए थे, उपनिवेश के ऊपर नियंत्रण, यानी वहाँ कह सकते हैं कि राज्य के ऊपर नियंत्रण, कर व्यवस्था लागू करना, उपनिवेश में सैन्य शक्ति स्थापित करना, ताकि वहाँ पे उन्होंने जो निवेश कर रखा है वो जो है संतुलित रहे। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, कह सकते हो आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव ये आपको 3 रूप में दिखेगा। आपको पता है कि औद्योगिकरण का दौर था, तो वहाँ पे जो है उत्पादन ज़्यादा होगा, चूँकि मशीन से यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको चाहिए कच्चा माल। कच्चा माल तो वो कहाँ से आएगा? तो जहाँ पर आपने उपनिवेश बना रखा है, तो उपनिवेश कहाँ बनाए थे? तो एशिया हो गया। एशिया में आपको पता है भारत था, श्रीलंका था, इधर अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र शुरुआत में था, इधर आप कह सकते हो जो है इंडोनेशिया, मलेशिया की तरफ इनका विस्तार था। उसी प्रकार से अफ्रीका के बहुत सारे देश और लैटिन अमेरिका के देश कुछ नियंत्रण में था। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए ताकि यहाँ से कच्चा माल जो है प्राप्त कर सके। कच्चा माल के रूप में क्या होगा? तो आपको पता होगा कि पहला जो औद्योगिक क्रांति हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा कपड़ों के ऊपर ध्यान दिया गया था। तो कपड़े के लिए क्या चाहिए? कपास, जूट, और जो मशीन थे उनको चलाने के लिए कोयला की आवश्यकता होती थी। तो ये सब कहाँ से प्राप्त करते थे? तो जहाँ पे उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित कर रखा था। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा बात आप इसमें यह बता सकते हो कि जो कच्चा माल तैयार होता था, तो ब्रिटेन या फिर कह सकते हो यूरोप का बाजार सीमित था। यूरोप का बाजार सीमित। दोनों बात में, एक तो कच्चा माल भी यहाँ से उतना ज़्यादा नहीं आपूर्ति हो पाता था, दूसरा वो जो अपना तैयार माल होते थे उसको बेचने के लिए मार्केट भी बहुत ही छोटा होता था। तो इसके लिए वो क्या करते थे? तो जो उन्होंने उपनिवेश स्थापित किया था वहाँ पर अपना जो है बाजार जो है निर्माण करते थे। तो ये कहाँ कहाँ हो गया? एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। ये 2 बात आपको लिखना है ताकि जो है अपने जो है माल को यहाँ पर बेच के अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तीसरा पॉइंट आप देखोगे आर्थिक प्रभाव में कि यही औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था कि इनके पास जो अधिक मात्रा में पूंजी कहने का मतलब पैसा हो गया या फिर धन जो है इनके पास इकट्ठा हो गया था, तो ये अपने पास जो है रख के क्या करते? तो इन्होंने अपना धन को जो है उपनिवेश में निवेश किया, उपनिवेश में लगाया। किस रूप में? तो ये आप देखोगे जैसे बागान हो गया, उसी प्रकार से आप देखोगे रेलवे हो गया, डाक हो गया, तार हो गया। इन सभी चीज़ों में अपने पैसे को निवेश किया और यहाँ पे गारंटी युक्त लाभ या फिर मुनाफा सरकार से कमाया। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो आर्थिक प्रभाव में कि इनके द्वारा जो औद्योगिकरण हुआ था उसका इन्होंने भरपूर जो है लाभ उठाया। और इसी का परिणाम आप जानते हो कि बंधुआ मजदूरी और सस्ते जो मजदूर होते थे, सस्ते मजदूर, वो चाहे एशिया से हो गया या फिर अफ्रीका से, इसका प्रचलन उसी समय से बढ़ा है। तो ये आप बता सकते हो इसके प्रभाव में। अब एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसका सामाजिक इम्पैक्ट जो है इसका क्या पड़ा। जैसे कि हमने देखा राजनीतिक और आर्थिक, तो तीसरा एक पॉइंट हम लोग देखते हैं सामाजिक, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सामाजिक प्रभाव में जो सबसे बड़ा पॉइंट आप लिखोगे कि चूंकि इनको यहाँ पे अपने माल बेचने की आवश्यकता थी, चूंकि वो अपना बाजार बना रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने अपने ढंग से शिक्षा और पश्चिमीकरण किया ताकि जो है इनके माल को ये लोग एक्सेप्ट कर सके।
चूँकि जब तक आप इनके संस्कृति को नहीं चेंज करेंगे तब तक जो है वो आपके माल को परचेज ही नहीं करेंगे। तो वहाँ पर आप देखोगे जैसे कि ईसाई मिशनरी का भेजा जाना, इनका दो रूपों में आप इम्पैक्ट देख सकते हो। या तो आप देखो धर्म परिवर्तन और पश्चिमी शिक्षा की तरफ मोड़ना। तो इस तरह से आप देखोगे कि औद्योगिकरण का इम्पैक्ट आप तीनों रूप में पड़ा है। इतना बात आप बता दोगे और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें आपको बता देते हैं जर्मनी के एकीकरण के ऊपर। जर्मनी और इटली के एकीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण से आपको बताता हूँ। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को बताइए। इसे हम शॉर्ट में बताते हैं, सिर्फ आपको कैसे स्ट्रक्चर लिखना चाहिए। जर्मनी का एकीकरण अगर हम बात करें तो सबसे पहले जर्मनी कोई एक राज्य तो था नहीं, ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसमें सबसे पहली बार अगर प्रयास की बात करें तो ये किया गया था नेपोलियन के द्वारा। जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना था उसके बाद इन्होंने जो है चाहे जर्मनी हो, इटली हो और भी यूरोपीय देश हो, तो उसको जो है एक करने का काम किया था इनडायरेक्ट रूप से, हालांकि उनका कुछ अपना लाभ था। तो पहले ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 39 टुकड़ों में मतलब जो है समेटा था, जो कि पहले 300 से अधिक टुकड़ों में बांटा हुआ था। अब दूसरी बात आप देखोगे कि 1815 में जो वियना सम्मेलन होता है उसमें फिर से जो है शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए इनको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक राष्ट्रवाद की भावना बैठी थी, यानी जब एक हुए थे, तो ये इनको जो है कराह रही थी। और फिर से जब यहाँ पे आप कह सकते हो कि बिस्मार्क जब यहाँ पे चांसलर बना, तो फिर से यहाँ पे जो है इन्होंने हवा देना शुरू कर दिया। तो उसमें आप देखोगे कि बिस्मार्क ने यहाँ पर जो प्रशा के पहले होते थे चांसलर, इन्होंने संपूर्ण जर्मनी को एक करने में अपना जो है पूरा प्रयास किया। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि आखिर इनके द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया ताकि जर्मनी जो है संपूर्ण रूप से एक हो सका। तो आइए कुछ पॉइंट इसमें हम देखते हैं। बिस्मार्क की अगर भूमिका की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट उभर के आता है, इन्होंने जो है व्यवहारिक रणनीति पे काम किया। यानी इनका अर्थ ये था कि ये जो है सिर्फ राष्ट्रवाद की बात नहीं करते थे, बल्कि इनका कहना था कि जब तक जो है हमारे पास सैन्य और औद्योगिक रूप से हम संगठित नहीं होंगे, तब तक जो है हम अपनी जो है एकता को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यह था, इनके ऊपर यानी जर्मनी की मैं बात कर रहा हूँ, तो दो पावर काम कर रही थी। एक था फ्रांस और दूसरा था ऑस्ट्रिया। और प्रॉब्लम क्या था कि ऑस्ट्रिया में कुछ जो जनसंख्या थी वो जर्मन थी। तो यहाँ पर आप तभी एक हो सकते थे जब आप अपने आप को स्ट्रोंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है जर्मन जनसंख्या अधिक थी, तो यहाँ पर जब तक एक युद्ध नहीं होता तब तक जो है एक होने में प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरी बात अगर देखें तो इनके द्वारा जो है राष्ट्रवाद की जगह पे युद्ध की रणनीति को ज़्यादा जो है तवज्जो दिया गया। इसके कारण इन्होंने 3 युद्ध भी किए हैं। सबसे पहला जो युद्ध हुआ है 1864 ईस्वी में डेनमार्क के साथ, और ये था मुद्दा स्लेस्विक और होस्टिन का। स्लेस्विक और होस्टिन, यहाँ भी जर्मन लोग थे, लेकिन डेनमार्क जो है इस क्षेत्र को अपने में मिलाना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रिया चाहता था कि ये क्षेत्र जो है उनके क्षेत्र में मिल जाए। तो यहाँ पे बिस्मार्क ने प्रयास किया कि इसमें इन्होंने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। हालांकि वो उनका जो है एक चाल था, क्योंकि आगे उनको ऑस्ट्रिया के साथ भी लड़ना था। उनको पता था जो ऑस्ट्रिया का क्षेत्र होगा वो बाद में ये तो अपने में मिला ही लेंगे। तो इस मामले में इन्होंने ऑस्ट्रिया का साथ दिया, और डेनमार्क जो युद्ध हुआ 1864 में, इसमें डेनमार्क पराजित होता है और स्लेस्विक और होस्टिन का जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रिया के पास आ जाता है। दूसरा जो युद्ध होता है इनका
1866 ईस्वी में वो है ऑस्ट्रिया के साथ। जैसा कि हमने बताया, इनका एक मतलब कूटनीतिक प्रयास ही था कि पहले जो है हम इनको अलग कर दें, फिर जो है ऑस्ट्रिया के साथ लड़ना है, और लास्ट में जो है 1870-71 में फ्रांस के साथ। इसको कहते हैं सेडोवा का युद्ध और इसको कहते हैं सेडान का युद्ध। जब ऑस्ट्रिया के साथ लड़ रहा था तो उसमें इन्होंने फ्रांस के साथ एक कमिटमेंट किया था कि अगर हम ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करेंगे तो आपको जो है साइलेंट रहना है। यानी मतलब अगर ऑस्ट्रिया और जर्मनी का युद्ध होगा, उस समय तो हालांकि प्रसा था, तो फ्रांस को मतलब किनारे रहना था, इस युद्ध में भागीदार नहीं होना था, क्योंकि इतना जो है ताकतवर प्रसा था कि वो अकेला ऑस्ट्रिया को पराजित कर सकता था। वैसे ऑस्ट्रिया को इस बात की खबर नहीं थी और उन्हें लगता था कि प्रसा को वो आराम से पराजित कर देंगे, लेकिन इस युद्ध में जर्मनी जो है जीतता है। और एक तरीके से कह सकते हो जो भी उत्तरी जर्मनी का क्षेत्र है उसको एक करने का इन्होंने काम किया। तीसरा और अंतिम जो युद्ध होता है वो 1870-71 में फ्रांस के साथ होता है। इसमें भी इन्होंने बहुत ही तिरकमबाजी किया है और इस युद्ध के पश्चात आप देखोगे कि उत्तर एवं दक्षिण जर्मनी जो है एक हो जाता है और इसी के साथ इनका एकीकरण पूरा हो जाता है। हालांकि हमने यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया, इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड है जो कि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते समय इसको देखा होगा। तो ये आप देख सकते हो इसके प्रमुख जो है भूमिका थी बिस्मार्क की। इसी में थोड़ा हम अगर बढ़ा दें तो इसमें इनकी उपलब्धि भी पूछी जा सकती है, तो चलो 2-3 पॉइंट हम इस पर भी बता देते हैं। तो इनकी उपलब्धि में आप बता सकते हो कि सबसे पहले तो जर्मनी का एकीकरण इन्होंने किया, बस 2-3 पॉइंट है, जर्मनी का एकीकरण। दूसरी तरफ आप देखोगे तो ऑस्ट्रिया को सदा के लिए अपने मित्रगुट में शामिल। ये कैसे? तो देखो, जब इन्होंने ऑस्ट्रिया को पराजित किया था तो उनको अपमानित नहीं किया था, क्योंकि इनको पता था कि बाद में हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इन्होंने इनको मिला कर रखा। तीसरा आप देखोगे तो फ्रांस को मित्र विहीन कर दिया। ऐसा इसलिए अगर फ्रांस की दोस्ती अगर मान लेते हैं रूस हो या फिर ब्रिटेन हो या फिर ऑस्ट्रिया हो, इन सब के साथ हो जाती तो इनको लगता था कि यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा और ये जो है जर्मनी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इन्होंने हमेशा प्रयास किया कि फ्रांस को अकेला रहने दिया जाए ताकि जो है इनके ऊपर कोई संकट ना हो, और ऐसा इनका मानना सही भी था। आप देखोगे जब फ्रांस जो है अन्य यूरोपीय देशों के साथ संगठन में आते हैं तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी बड़ी घटना आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सभी बात आप यहाँ पे बता दोगे और आपका जो आंसर है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो अभी रेलिवेंट भी है और आपको पूछा भी जा सकता है नेम के ऊपर, मतलब इसकी प्रासंगिकता के ऊपर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। नेम बोले तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको आप कहते हो गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ गुट रहा होगा तभी तो ऐसा नाम दिया गया। तो हाँ बिल्कुल, 2 गुट उस समय बने थे। आप बता सकते हो, एक पश्चिमी देश जिसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था और उस गुट का नाम था नाटो। दूसरा जो कि समाजवादी गुट था, इसका नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर, और इनके जो गुट था उनका नाम था वारसा पैक्ट। ये एक तरीके से कह सकते हैं सैन्य संगठन था, और ये था कि अगर किसी एक देश पे हमला होता है तो बाकी जो भी इनके सदस्य देश हैं उन सब के ऊपर हमला माना जाएगा और वो सभी देश मिलके जो है जो हमला किए हैं उनसे निपटने का काम किया जाएगा। तो ये था नाम। अब पूछा इसमें यह जाता है कि इसकी प्रासंगिकता के ऊपर प्रश्न, तो 2 रूप में हम इसे दिखा सकते हैं। एक तो जो शीत युद्ध चल रहा था उस बीच इसकी प्रासंगिकता क्या थी,
और दूसरा शीत युद्ध के पश्चात इसकी क्या प्रासंगिकता है। जैसे कि शीत युद्ध आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में समाप्त हुआ तो ये तब तक चला जब तक जो है यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया। इसका कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक अमेरिका और दूसरा जो है यूएसएसआर शक्ति के रूप में उभर कर आया, जो दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धा भी था। इसके बारे में आप लोग जानते हुए होंगे, अगर यहाँ पे आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग का चला जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि इसके कारण यहाँ पे जो प्रासंगिकता बनी स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर, स्वतंत्र विदेश नीति, यानी अगर जो कमज़ोर राष्ट्र थे या फिर नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो किसी भी अगर गुट में जाते तो फिर उनकी विदेश नीति प्रभावित होती। तो ये आप यहाँ पे प्रासंगिकता बता सकते हो। दूसरा बताओगे उपनिवेशवाद का इन्होंने विरोध किया, यानी स्वतंत्र जो है देश जो हो रहे थे उसके ऊपर किसी बाहरी देश का नियंत्रण ना हो, इसके बारे में इस गुट ने समर्थन किया। और तीसरा आप बता सकते हो कि दो महाशक्तियों के बीच शक्ति संतुलन का काम किया। और एक बात और भी इसमें जानने योग्य है कि इसमें भारत, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, इन सभी का बहुत ही अहम रोल था, ये आप यहाँ पे बता सकते हो। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि शीत युद्ध के पश्चात जो है ये अभी कैसे रेलिवेंट बना हुआ है। शीत युद्ध आपको पता है कि 1991 ईस्वी में यूएसएसआर के विघटन के पश्चात ही समाप्त हो गया, और उसके पश्चात जो अभी विश्व व्यवस्था बनी है तो उसमें कुछ जैसे समस्याएं हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन को लेकर हो, जलवायु परिवर्तन को लेकर हो, आतंकवाद को लेकर हो। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए ये जो है नेम संगठन, जिसे आप कहते हो गुटनिरपेक्ष संगठन, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। दूसरी तरफ आप बात करो तो अभी जो है बहुध्रुवीय राष्ट्र बन चुके हैं, यानी जैसे कि हमने आपको बताया जब शीत युद्ध का दौर था तो अमेरिका और यूएसएसआर मात्र महाशक्ति था, लेकिन वर्तमान समय में आप देखोगे तो भारत हो गया, चीन हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस और भी ब्रिटेन, बहुत सारे देश हैं, जापान एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। तो ये संगठन जो है यहाँ पे अच्छा सा काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ प्रॉब्लम आई है कि जो भी महाशक्तियाँ हैं उसके प्रभाव में यहाँ पे ये दिक्कत आया है कि कुछ देश जो है यूएसए के तरफ मुड़ गए हैं और कुछ जो है यूएसएसआर एंड कह सकते हैं चीन की तरफ अब मुड़ने लगे हैं। तो ये थोड़ा एक समस्या आ गई है। तो ये यहाँ पर आप बता सकते हो, और आपको निष्कर्ष में ये बताना है कि बिल्कुल जो है नेम जैसे संगठन की अभी भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप नए हिसाब से देखोगे तो टेक्नोलॉजी हो और जो भी पिछड़े देश हैं उनके सहयोग की बात हो तो इन संगठन ने बहुत ही भूमिका निभाया है, वो चाहे व्यापार में हो या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो। और इसी प्रकार से इनके बीच सहयोग बना रहे तो जो पिछड़े देश हैं उनको टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और जो विकसित देश हैं उनसे जो है बहुत मदद भी मिल सकती है, और इनका जो विदेश नीति है वो भी सुचारू रूप से चल सकती है। और इस प्रकार से आप कह सकते हो कि नेम की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। और विशेष रूप से अभी आप देख रहे हो कि अमेरिका और ईरान का युद्ध हो, चाहे इससे पहले अगर बात करें तो रूस और यूक्रेन की वार हो, तो ये सब जो घटनाएं घट रही है इन सब को देखते हुए लगता है कि नेम जैसे संगठन को होना चाहिए ताकि जो पिछड़े देश हैं उनका एक आवाज़ बनकर उभरे। तो यहाँ पर आपको ये सभी बातें बताना है, और ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये था हमारा कंप्लीट आंसर राइटिंग सेशन, जिसमें हमने बताया कि एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ पर आपको किस प्रकार से आंसर लिखना चाहिए। तो आंसर राइटिंग सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। चूँकि आप लोगों का एग्जाम 29 मार्च से होने वाला है, तो आप कोशिश करें अधिक से अधिक रिवीजन पे ध्यान दें। हिस्ट्री ही नहीं बल्कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी को जो है बराबर रूप से आप देखें, क्योंकि आपको वहाँ पे सभी विषय में अच्छा परफॉर्मेंस करना है।
तो हमारे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। और अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।